हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा कि हमने एक शॉर्ट रिवीजन में चैप्टर्स को कवर किया है। तो वैसे ही आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट को कवर करने जा रहे हैं। देखिए, पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होती क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मार्केट। जब हम मार्केट के साथ रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज, जैसे कौन सा प्रोडक्ट बनाए, कस्टमर की वैल्यू कैसे क्रिएट करें, प्राइस क्या डिसाइड करें, कैसी ब्रांडिंग करनी चाहिए, पैकिंग कैसी करनी चाहिए, उसके रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारे लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट बन जाती है। बेसिकली पहले जो टर्म्स में था, सेलिंग और मार्केटिंग को दोनों को सेम बात माना जाता था। जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है मार्केट में, अब ये दोनों सेम एक्टिविटीज नहीं रही। सेलिंग में सिर्फ हम प्रोडक्ट को बेचते थे और इन रिटर्न कोई ना कोई वैल्यू जो है अटेन करते थे, मतलब एक्सचेंज मैकेनिज्म होता था। प्रोडक्ट को बेचा और उसके बदले में मनी या कुछ भी एक्वायर की करिएगा। पर हम मार्केटिंग की अगर बात करते हैं, जो आज की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में काम करती है, उसमें सिर्फ सेलिंग नहीं है, उसमें एडवर्टीजमेंट भी आ जाती है, अपने कॉम्पिटिटर्स पे विजिलेंट आई रखना भी आ जाता है, कैसी ब्रांडिंग करनी है, पैकिंग कैसी होनी चाहिए, प्राइस क्या डिसाइड करना है, अगर हमारा प्रोडक्ट है जो काफी इनइलास्टिक है या इलास्टिक है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस क्या होना चाहिए। ये जो सब चीजें हैं वो किस में आ जाती हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाती हैं या मार्केटिंग का पार्ट बनती हैं बेसिकली। तो देखिए, मार्केटिंग का मीनिंग क्या है। बेसिकली इट इज अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग डिफाइंड एज अ social process wherein the individuals and groups obtain what they want and want through the creation, offering and free exchange of products and services। तो इसमें क्या किया जाता है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेचा जाता है, लोगों की नीड जानी जाती है। सोशल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि कस्टमर और कस्टमर ग्रुप्स जो हैं वो हमारे लिए सोसाइटी का पार्ट बनते हैं बेसिकली, तो उनकी नीड्स एंड वांट्स को जानना हमारे लिए सोशल प्रोसेस बन जाता है। Thereafter it is centered around customer। कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर की नीड क्या है। बेसिकली मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि कस्टमर की नीड पहचानिएगा, कस्टमर का मतलब बेसिकली उसका चॉइस क्या है, तो उस चॉइस को देखते हुए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करिएगा और उन्हें बेचिएगा। आगे हमारे पास आ जाता है, बेसिकली अगर हम मार्केट के मीनिंग को सम अप करते हैं तो मार्केट का मीनिंग क्या है, मार्केटिंग का, कि एक सोशल प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर्स को इवेल्युएट करते हैं कि कस्टमर की क्या नीड है और बेसिकली उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं जो उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, तो फीचर्स देखिएगा मार्केट का, दैट इज नीड एंड वांट्स। मार्केटिंग में लोगों की नीड और वांट को जाना जाता है कि इट इज सेंटर्ड अराउंड फुलफिलिंग द कस्टमर एंड कस्टमर्स नीड एंड वांट्स। तो इसके क्या, किसके इर्द गिर्द घूमती है मार्केटिंग। बेसिकली कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को हमने पूरा करना है। नीड क्या है, बेसिक नेसेसिटीज दैट इफ अनमेट लीड टू डिससेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे, या कस्टमर जो चाहता है हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे, तो इससे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। कस्टमर की जो बेसिक नीड्स है उससे बियॉन्ड जाके उसकी नीड क्या है उसको एनालाइज करना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू क्या है कि बाय वांट्स टू लाइक डोसा, पिज्जा और छोले भटूरे, तो जो भी खाना चाहता है कस्टमर उसके उसके अवेल करवाना चाहिए। देयर आफ्टर क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग में क्या किया जाता है, बेसिकली कस्टमर की नीड को पहचानिएगा कि शेप, साइज, कलर कस्टमर को कौन सा चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कीजिएगा। दैट इज कस्टमर वैल्यू। थर्ड वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट आपकी शॉप से परचेज करता है, आप उसे सेल करते हैं, तो उसमें कस्टमर की वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए, मतलब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, वो प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई कभी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नेक्स्ट टाइम आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एज इन द सेंस कि आपके कॉम्पिटिटर से आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, कि कस्टमर ने अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे को छोड़ के यूज किया है तो उसे वो उससे पूरी सेटिस्फेक्शन अराइव करेगा। देयर आफ्टर एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसमें एक्सचेंज मैकेनिज्म होना चाहिए कि कस्टमर जो है अपना प्रोडक्ट लेके इन रिटर्न आपको मनी या अदर फॉर्म्स के थ्रू पैसे पे कर सकता है। राइट, देयर आफ्टर तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है, दैट इज प्री कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज। प्री कंडीशंस देखिए होती क्या है, मतलब जो शर्तें हैं कि अगर आपने एक्सचेंज मैकेनिज्म करना है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। पहले तो एटलीस्ट टू पार्टीज, एक बायर एक सेलर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर मैं अपना प्रोडक्ट कोई बेच रही हूँ, तो सामने वाले पर्सन के पास वो वैल्यू पे करने के लिए होनी चाहिए जो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट को सेटिस्फाई करेगा। उसके फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी ऑफर्स। तो हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए, कंज्यूमर सॉवरन होना चाहिए और सेलर भी, कि हाँ अगर आप ये प्राइस पे कर रहे हो तो मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। कंज्यूमर ये सोचेगा कि हाँ इस प्राइस में मैं आपका प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। डिजायर टू एंगेज इन अ ट्रांजेक्शन। आपकी डिजायर भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ मैं इस चीज के लिए पे करने के लिए रेडी हूँ।
एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर। तो आप अपने जो सेलर है या सेलर बायर के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रोडक्ट्स की जो है प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए। तो ये थी प्री कंडीशंस फॉर एक्सचेंज। हमने मार्केटिंग पढ़ा, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, अब प्री कंडीशंस थी। अब हम आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप ये एग्जाम के लिए नहीं छोड़ सकते। तो देखिए फिलोसफी कहती क्या है। पहली है हमारे पास प्रोडक्शन कंसेप्ट। अब प्रोडक्शन कंसेप्ट किस पे फोकस करेगा? फोकस ऑन मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द लोअर कॉस्ट एंड मेक प्रोडक्ट्स वाइडली अवेलेबल। तो हम प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये सोचते हैं कि हम जो है बल्क प्रोडक्शन करेंगे जिससे कॉस्ट जो है वो लोअर हो जाएगी प्रोडक्ट की, और कस्टमर के लिए ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली क्या बन जाएगा? अफोर्डेबल बन जाएगा, इजी परचेज बन जाएगी उसके लिए। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट बेसिकली लोअर द कॉस्ट के इर्द गिर्द घूमता है कि कैसे हम प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए अफोर्डेबल बना सकते हैं। ऑलराइट, इसकी assumption क्या है? कस्टमर प्रेफर्स अफोर्डेबल एंड इजी एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स। तो हम ये मान के चलते हैं कि कस्टमर की जो पॉकेट को सूट करता है प्रोडक्ट, कस्टमर उसे ही खरीदता है। इसके फोकस एरियाज देखिए कौन से होंगे कि कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी हमने बढ़ानी है, कि कस्टमर ऐसा प्राइस रखिएगा कि मास जो है वो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करे, कि आपका मार्केट शेयर बढ़े। देयर आफ्टर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कि मास प्रोडक्शन कीजिएगा, मार्केट शेयर कैप्चर कीजिएगा, जिससे आपकी कॉस्ट भी लोअर होगी और कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी। ऑलराइट, सो प्रोडक्शन कंसेप्ट बेसिकली फोकसेस ऑन अफोर्डेबिलिटी एंड मास प्रोडक्शन। देयर आफ्टर प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा कि आपने बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करनी है। बिलीविंग सुपीरियर क्वालिटी लीड्स टू बिजनेस सक्सेस। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तभी हमारे बिजनेस की सक्सेस होगी। नहीं तो हम ये assumption मान के चलते हैं कि कस्टमर वही प्रोडक्ट्स खरीदता है जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, और कस्टमर्स जो हैं उसके लिए पे करने के लिए रेडी भी होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे और आगे आगे क्वालिटी को इंप्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। देयर आफ्टर सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट फोकसेस ऑन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि कैसे हम प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइकवाइज एडवर्टीजमेंट वगैरह, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स करके और अच्छी ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके एडवर्टीजमेंट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। राइट, ये माना जाता है कि जब आप कस्टमर को एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करते हैं, हम कस्टमर उस चीज को देखता है तो उसका टिल्ट बढ़ता है हमारे प्रोडक्ट के प्रति। देयर आफ्टर हमारे पास आ जाता है दैट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट में ये देखा जाता है कि कैसे हम अपना जो कस्टमर है, जो सोसाइटी में हमारा कस्टमर है, उसे कैसे उसकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कि अगर हमारे कॉम्पिटिटर को छोड़ के उसने हमारा प्रोडक्ट खरीदा है तो वो क्यों खरीदे, तो उसको बेस्ट क्वालिटी वगैरह प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑलराइट, आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट, अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। तो इसमें हम बेसिकली कस्टमर को ऑफरिंग करके, डिस्काउंट्स वगैरह देके कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना है। बेसिकली उसकी नीड एंड वांट को जानिएगा, वैसा प्रोडक्ट बनाइएगा और मार्केट शेयर कैप्चर कीजिएगा। ऑलराइट, देयर आफ्टर हमारे पास आ जाता है सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट में ये किया जाता है कि जो हमारा बिजनेस है बेसिकली वो सोसाइटी में ही जो है वो ऑपरेट करता है, तो हमने ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे सोसाइटी को क्या होगा? हार्म होगा। ऑलराइट, तो देखिए कंज्यूमर वेलफेयर करना है हमने, इसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने हैं। एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द सेंस कि जो प्रैक्टिसेस सोसाइटी में चल रही हैं, जो संस्कार हैं, उसके बाहर नहीं जाना हमने। इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरनमेंट को कोई भी हार्मफुल इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, ये जो हमारी कुछ फिलोसफीज थी, बेसिकली प्रोडक्शन कंसेप्ट आपको इसमें से केस स्टडी बन के आ सकती है, और उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सी फिलोसफी को इस केस स्टडी में डिस्कस किया गया है। तो बेसिकली प्रोडक्शन कंसेप्ट फोकस करेगा लोअर द कॉस्ट पे और मास मार्केट शेयर कैप्चर करने पे, ज्यादा प्रोडक्शन करने पे। प्रोडक्ट कंसेप्ट फोकस करता है हमारा क्वालिटी पे। सेलिंग कंसेप्ट एग्रेसिव मार्केटिंग वगैरह, ऑफरिंग वगैरह पे प्रमोट करता है। मार्केटिंग कंसेप्ट पे हम क्या करते हैं कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को जानते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सोसाइटल कंसेप्ट में हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में, उसको इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में और हार्मफुल इंपैक्ट्स ना हो सोसाइटी पे हमारे बिजनेस के, उस चीज पे फोकस करते हैं। आई होप सो कि आपके फिलोसफी समझ में आ गई होंगी। देयर आफ्टर वी डिस्कस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग।
अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग देखते हैं हम। ऐसे ही आपको एक केस स्टडी आ सकती है, फंक्शंस के बारे में लिखा हो सकता है, आपको कोई भी लाइन हाईलाइट करके और फंक्शन को हाईलाइट करने के लिए बोला जा सकता है कि आप केस स्टडी में से लाइन बताइए कि कौन से फंक्शन को डिपिक्ट करती है, और अदर फंक्शंस बता दीजिएगा। ऐसी केस स्टडीज आपको दिख सकती हैं आपके एग्जाम में। बेसिकली फंक्शंस में देखिए क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च कीजिएगा, कस्टमर को क्या चाहिए, बेसिकली अपनी स्वॉट हमारे पास एक कंसेप्ट है, देखिए क्या है स्वॉट दैट इज स्ट्रेंथ। कंपनी को अपने मैन्युफैक्चरर को अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज में मैं अच्छा हूँ, अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए, आगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट में आगे अपॉर्चुनिटीज क्या आ सकती हैं, और थ्रेट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस कैसे वल्नरेबल है, क्या आने वाले समय में क्या हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी या क्या थ्रेट होगा बिजनेस को, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, राइट। तो देखिए आगे हमारे पास मेथड्स हैं कि हम अपनी स्वॉट मेथड को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, डोर टू डोर रिसर्च करके। ऑलराइट, तो ये मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। देयर आफ्टर मार्केटिंग प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि महीने में मैंने इतना मार्केट शेयर 10% अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, 10% मार्केट शेयर और कैप्चर करना है, तो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चलिएगा। देयर आफ्टर प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट पे काफी फोकस कीजिएगा कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या प्रोवाइड करनी है, हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है, उसको हम कैसे प्रोडक्ट को एनहांस कर सकते हैं अपने। सो दिस कम्स अंडर दी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। देयर आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, हमने पढ़ा था स्टैंडर्डाइजेशन में कि एक यूनिफॉर्म क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाना, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स को बनाना इज स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। एंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी अक्रॉस द प्रोडक्ट्स प्रोवाइडिंग अश्योरेंस टू द कस्टमर्स। तो हम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये नहीं है हमने पहले क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड की, धीरे धीरे जब मार्केट शेयर कैप्चर हो गया क्वालिटी डाउन करनी शुरू कर दी, ऐसा कुछ नहीं करना हमने। देयर आफ्टर ग्रेडिंग होता है कि प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ साइज, फीचर्स, वेट्स, राइट। कि प्रोडक्ट को हमने सेग्रीगेट करना है, अलग अलग लाइंस में रखना है, डब्बों में पैक करना है अकॉर्डिंगली उनके वेट के, साइज के, उनमें जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो किस नेचर का प्रोडक्ट है, दैट इज टर्म्ड एज ग्रेडिंग। सेग्रीगेशन बेसिकली सेपरेशन करना। उसके बाद हम पैकिंग एंड लेबलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आप जब प्रोडक्ट मिक्स हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें पैकिंग एंड लेबलिंग का पूरा है। पैकिंग मतलब उस पे पैकिंग कैसी करनी है हमने, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पैकिंग क्या होनी चाहिए, और उस प्रोडक्ट की लेबलिंग क्या होनी चाहिए। लेबलिंग इज लाइक प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट, तो उस पर भी फोकस करना है। देयर आफ्टर ब्रांडिंग में हम क्या करेंगे, एक यूनिक नेम जो है अपने प्रोडक्ट को देने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा नाम बने सोसाइटी में, हम इस नाम से जाने जाएं। ऑलराइट, तो एग्जांपल देखो, कंपनीज में यूज देयर नेम, सोनी एक्सेट्रा, एरियल वगैरह, तो हम उन नाम से ही, उस ब्रांड से ही उस प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं। लाइकवाइज टाटास। ओके, नेक्स्ट कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, तो ऐसी सर्विसेज क्रिएट करनी है जो कस्टमर के लिए लाभदायक हो। बेसिकली जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचा है कोई भी, आफ्टर सेल सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं उनके घर पे जाके, वारंटी वगैरह दे सकते हैं कि जब कस्टमर को कोई गड़बड़ हुई प्रोडक्ट के रिलेटेड या कुछ उसे कोई भी डिलाइमा हुआ, तो कंपनी जो है वो अवेलेबल है कि प्रोडक्ट की जो कस्टमर है उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जाए और प्रोडक्ट को ठीक किया जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि अमाउंट कितनी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के प्राइस की। तो प्राइस में देखिए क्या डिस्कस किया जाता है कि अमाउंट हमने कितनी चार्ज करनी है ताकि हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाए और कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन हो कि इतने प्राइस में मैंने बिल्कुल सही प्रोडक्ट खरीदा है। देयर आफ्टर प्रमोशन एंड सेलिंग भी हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। प्रमोशन में क्या होगा कि कम्युनिकेट करना है कस्टमर को कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन, डोर टू डोर कीजिएगा, पर्सनल सेलिंग कीजिएगा, तो ये सब मेथड्स इसमें आ जाते हैं। देयर आफ्टर लास्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड विद ट्रांसपोर्ट, कि कैसे सेलर के थ्रू कस्टमर तक प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाया जाएगा, कि आपने बीच में इंटरमीडियरी रखना है नहीं रखना, होलसेलर के थ्रू प्रोडक्ट बेचना है या आपने डायरेक्टली ही कस्टमर को सेल करना है। सो दिस ऑल कम्स अंडर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हमारे पास आ जाती है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की भी फैसिलिटी, कि अगर हम बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम कहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करेंगे, वेयर हाउसिंग की क्या फैसिलिटी होगी। सो दिस ऑल कम्स अंडर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप सो कि आपको जो ये फंक्शन है वो समझ में आ गए होंगे। Thereafter we move on to मार्केटिंग मिक्स में हम 4 टूल्स को डिस्कस करते हैं जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग में जो है वो हेल्प करते हैं और प्रोडक्ट की सेल में हेल्प किए जाएंगे।
तो देखिए हमारे पास पहले आ जाता है दैट इज प्रोडक्ट। तो ये 4 P's भी बोला जाता है इसे मार्केटिंग के लिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्कस दी 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 4 P's, राइट, तो आपने इन 4 के बारे में ही लिख के आना है। तो हमारे पास पहला P है दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? जो आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी फिजिकल गुड्स बेच रहे हैं, चाहे एक सर्विसेज सेल कर रहे हैं, टर्म्ड एज प्रोडक्ट। इससे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से कस्टमर को भी यूटिलिटी क्रिएट होगी, यूटिलिटी इन द सेंस कि दैट इज सेटिस्फेक्शन क्रिएट होगी, उसे हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैन बी फिजिकल एज वेल एज सर्विसेज, इमटेरियल चीजें भी हो सकती हैं। उसके बाद सेकंड पी हमारे पास आता है दैट इज प्राइस। प्राइस क्या होता है कि कोई भी अमाउंट जो कस्टमर पे कर रहा है, प्राइस ऐसा होना चाहिए कि वो सेलर की कॉस्ट को भी कवर करके चाहे वो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही क्यों ना हो, और ऐसा प्राइस होना चाहिए कि कस्टमर को जो है कंज्यूमर सरप्लस क्रिएट हो रहा है। कंज्यूमर सरप्लस इन द सेंस कि अगर वो सोचता है कि यार ये प्रोडक्ट ना 20,000 का होगा, वो लेके तो 20,000 आया अपने घर से और हम उसे 17 या 18 में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 2,000 का अगर उसे फायदा होता है तो वो बहुत खुश होगा, इसे हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। तो ऐसा प्राइस तय कीजिएगा कि कस्टमर को भी वो अफोर्डेबल लगे और जो सेलर है उसकी सारी कॉस्ट जो है वो कवर हो जाए। ओके, सो देखिए मार्केटर्स कंसिडर वेरियस फैक्टर्स व्हाइल सेटिंग द प्राइस, ऑब्जेक्टिव, डिस्काउंट्स एंड क्रेडिट टर्म्स। तो जो मार्केटर है या जो सेलर है वो काफी सारी टर्म्स इस कंसिडर करके चलता है कि मैं किस किस बेसिस पे प्राइस को तय करना है, जो हम अपने प्राइस मिक्स में डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज हमारे पास आ जाता है प्लेस। प्लेस क्या, देखिए एक्टिविटीज दैट मेक्स अ फर्म्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कस्टमर, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है हमने। प्लेस इस चीज पे फोकस करता है कैसे गुड्स जो हैं वो सेलर टू कस्टमर तक पहुंचेंगे। तो ट्रांसपोर्ट भी इसमें आ जाता है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी इसमें आ जाती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन इज लाइक कि अपने कस्टमर को आपने बताना है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप किस मेथड्स के थ्रू बता सकते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट्स हमने ऊपर डिस्कस किया कि पर्सनल सेलिंग हो सकती है, डोर टू डोर हो सकती है, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स हम कर सकते हैं। तो ये जो सारे हैं पब्लिक रिलेशंस आ जाते हैं, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो छोटा सा ग्लिम्स कि मार्केटिंग मिक्स में या 4 P's में क्या आता है। प्रोडक्ट आता है, फर्स्ट इज प्रोडक्ट कि आप जो भी बेच रहे हैं, चाहे वो सर्विस है चाहे वो फिजिकल गुड है, उसे हम प्रोडक्ट बोल देते हैं जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होगी। दूसरा हमारे पास आ जाता है दैट इज प्राइस। प्राइस इज बेसिकली व्हाट द कस्टमर इज पेइंग, कि कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन हो और जो सेलर है उसकी भी कॉस्ट कवर हो जाए। नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस में आ जाता है आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वाया सेलर टू कस्टमर पहुंचेंगे। देयर आफ्टर प्रमोशन। प्रमोशन में आ जाता है कि कैसे आप अपने गुड्स को बेच सकते हैं, राइट। कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं कि आप जो है एक्टिविटी ऐसी करके कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को भी पता चल जाए कि इन सेलर के पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इट इज डन थ्रू सेलिंग, एडवर्टीजमेंट्स, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो चलिएगा अब हम इन 4 P's को या मार्केटिंग मिक्स के 4 टूल्स को टर्म बाय टर्म डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पी को डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोडक्ट। अब हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट होता है कि आपने कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल आइटम सेल करनी है जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देती है, तो दिस इज टर्म्ड एज प्रोडक्ट। तो यूटिलिटी क्रिएट करना कस्टमर के लिए, इसे हम प्रोडक्ट बोल देते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में बेसिकली आता क्या है, इट इज अ क्रूशियल डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी, डिजाइन और पैकेजिंग। अब हम जब प्रोडक्ट मिक्स को डिस्कस करेंगे, इसके आगे भी कुछ टूल्स होते हैं कि हमने ब्रांड नेम क्या रखना है, पैकिंग कैसी करनी है प्रोडक्ट की, उसकी लेबलिंग क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कंपोनेंट्स क्या है प्रोडक्ट मिक्स के, प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आता है। पहला है हमारे पास ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इन्वॉल्व्स गिविंग अ product a unique name, symbol, design, distinguishing its competitor, creating a recognizable identity। जब एक सिंबल, लोगो या नाम देते हैं आप अपने प्रोडक्ट को, जो कि आपके कॉम्पिटिटर से आपको डिफरेंशिएट करता है, अलग दिखाता है और एक रिकॉग्नाइजेबल इमेज क्रिएट करता है कस्टमर के माइंड में। जैसे कि अगर हम नाइकी का नाम देखते हैं, एडिडास का नाम देखते हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम देखते हैं, तो हमारे माइंड में उसका लोगो या उसके नेम, एक ब्रांड क्रिएट हो जाता है। लाइकवाइज टाटास, इट इज अ ह्यूज ब्रांड, तो हमारी पहले ही उसके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि हाँ ये ब्रांड नेम है, रिलायंस है। आप एक जब यूनिक नेम देते हैं अपने प्रोडक्ट को ताकि वो पहचाना जाए कस्टमर्स में अपने नाम के थ्रू या लोगो के थ्रू, दिस इज टर्म्ड एज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग लोगो के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक यूनिक नेम भी हो सकता है, एक सिंबल भी हो सकता है, तो दिस इज टर्म्ड एज ब्रांडिंग।
देखिए इंपॉर्टेंस क्या है ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग इज मोर देन जस्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी एंड बायर सेटिस्फेक्शन। कहते हैं कि ये मार्क नहीं होता, जब आप एक ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं तो आप ये प्रोवाइड करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हमारी कंपनी में ही आपको मिलेगा, कि इस ब्रांड के अंडर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ब्रांडिंग के थ्रू लॉयल कस्टमर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, लॉयलिटी क्रिएट की जा सकती है कस्टमर्स में, और प्रेजेंस सिखाई जा सकती है अपनी मार्केटिंग में कि ये प्रेजेंस है हमारी मार्केटिंग में, हमारा ब्रांड नेम ये है। फिर आफ्टर गुड रेप्यूटेशन, अगर आपका ब्रांड अच्छा परफॉर्म करता है कि आपके ब्रांड के थ्रू जो है वो गुड इमेज और गुड रेप्यूटेशन ही क्रिएट होगी। ऑलराइट, तो देखिए की टर्म्स क्या आती हैं हमारे पास ब्रांडिंग के रिलेटेड। तो हमने पढ़ा कि ब्रांड कोई भी नेम, लोगो वगैरह हो सकता है। तो ब्रांड नेम पहले देखिएगा, ब्रांड नेम क्या है कि जिसको हम बोल के प्रोनाउंस कर सकते हैं। लाइकवाइज डाबर है, घड़ी है, डिटर्जेंट जो है, तो उसे हम ब्रांड नेम बोल देते हैं। उसके बाद ब्रांड मार्क बोल देते हैं, जैसे एडिडास की 3 स्ट्राइप्स है हमारे पास, पेप्सी का वो ग्लोब का साइन है जो, वो ये हमारे पास ब्रांड मार्क बन जाता है, जिसे हम सिंबल भी बोल देते हैं। देयर आफ्टर ट्रेडमार्क, लीगल प्रोटेक्टेड राइट। तो ट्रेडमार्क क्या होता है कि जब भी कोई भी ऐसा साइन वगैरह है, सिंबल है, जैसे अदर पार्टनर्स जो हैं या अदर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कॉपी नहीं कर सकते, उसे क्या बोला जाता है, ट्रेडमार्क या ट्रेड साइन बोला जाता है। इट इज लाइक अ साइन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वालिटीज क्या होनी चाहिए एक गुड ब्रांड में। पहली बात तो वो शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए एंड इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस। ऐसा नहीं है कि इतना मतलब नाम ऐसा है कि वो प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे टंग ट्विस्टर्स भी नहीं होने चाहिए। सजेस्टिव नेचर होना चाहिए। सजेस्टिव नेचर इन द सेंस कि आपके प्रोडक्ट से, आपके ब्रांड के नेम से आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाए। जैसे मेक माई ट्रिप, अब इसमें पता है कि वेकेशंस के बारे में, ट्रिप्स के बारे में बताया जाएगा। ऑलराइट, और यूनिक और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मैच नहीं करता होना चाहिए किसी के थ्रू, और यूनिक होना चाहिए बिल्कुल। ऑलराइट, कल्चरली सेंसिटिव, कल्चरली सेंसिटिव इन द सेंस ऐसा नेम होना चाहिए जो आपके कल्चर में सूट करता हो, आपकी कंट्री में सूट करता है। जैसे फेयर एंड लवली, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इट वाज चेंज टू ग्लो एंड लवली, कि सुंदरता ऐसे वाइट फेस वगैरह, तो ये अपार्थी थ्योरी को थोड़ा सा डिपिक्ट करता था, इसलिए इसका नाम ग्लो एंड लवली रख दिया गया। ऑलराइट, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा एडवांटेजेस क्या है ब्रांड नेम के। अगर हम ब्रांड नेम रखते हैं तो पहले हम मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। ये हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने का एकमात्र है, दैट इज योर ब्रांड। अगर क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो इट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। उसके बाद आ जाती है फैसिलिटेट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट करने में भी जो है वो इजी रहेगा कि अगर आपका एक ब्रांड नेम होगा। देयर आफ्टर अलाउज डिफरेंशियल प्राइसिंग, अगर आपका ब्रांड नेम है, लाइक वाइज ज़ारा है, तो वो जो प्राइस चाहे वो चार्ज कर सकते हैं अंडर देयर ब्रांड नेम, राइट। इजियर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, अगर एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल वो टी शर्ट्स बेच रहा है और अपने ब्रांड के अंडर ही, अम्ब्रेला के अंडर उसने एक और जो है प्रोडक्ट लॉन्च करना है, डाइवर्सिफाई करना है। अब टी शर्ट्स के साथ साथ उसने शूज मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी, तो उसको ब्रांड वही नेम देके उसको सेलिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर ऑलरेडी आपका एक वैल्यूएबल कस्टमर क्रिएट हुआ है। आगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि क्या हेल्पफुल रहेगा। हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, जब हम जाते हैं तो हमने कहा कि हमें फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टाटा की ही कार चाहिए, तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आइडेंटिफाई करने में भी बहुत इजी रहेगा अगर आप ब्रांड नेम रखते हैं। एंश्योर्स क्वालिटी एश्योरेंस, अब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, टाटा की कार खरीद रहे हैं, तो वो टाटा जो है वो अपने आप के अंदर ही क्वालिटी एश्योरेंस का एक साइन है कि टाटा की खरीदी है कार, तो एयरबैग्स होंगे, सेफ्टी मेजर्स हैं, ओके है सारा कुछ, राइट। एक्ट्स एज अ सिंबल, स्टेटस सिंबल, तो कई बार जब हम ज़ारा के कपड़े पहने हैं, कुछ भी है, तो हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल भी बन जाता है। ऑलराइट, तो चलिए ये था हमारे पास ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट मिक्स। सेकंड कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज पैकिंग। अब पैकिंग क्या है? पैकिंग ऐसा एक डिजाइन है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को एक रैपर या कंटेनर में स्टोर करने की कोशिश करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, मतलब उसके वेस्टेजेस ना हो, प्रोडक्ट सेफ रहे और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी क्या हो, इजी हो, हैंडल करना, आइडेंटिफाई करना। Alright, so packing is like a process of designing and producing the containers or wrappers for the products to ensure their safety, facilitate their handling, identification and promotion. तो पैकिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके पैकिंग से ही आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाए। लाइकवाइज जैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट्स हैं, तो उनकी पैकिंग के थ्रू ही हमें पता लग जाता है कि वो डेयरी मिल्क चॉकलेट है, हमने वो परचेज करना है। ऑलराइट, तो पैकिंग इज लाइक कंटेनर रैपर्स क्रिएट करने हैं ताकि प्रोडक्ट सेफ रहे और इजीली आइडेंटिफाइड हो और ट्रांसपोर्ट करना भी इजी हो। तो देखिए लेवल्स ऑफ पैकिंग क्या है। प्राइमरी लेवल पैकिंग, प्राइमरी लेवल पैकिंग वो है जो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रखती है। लाइकवाइज जैसे बॉटल्स हैं कोक की,
तो जो बॉटल है वो कोक को प्रोडक्ट कर रही है और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट है अपने प्रोडक्ट के साथ, वो हमारी बेसिक लेवल पैकिंग है या हम प्राइमरी लेवल पैकिंग बोल देते हैं उसे। बेसिकली ये प्रोडक्ट को हैंडल करने में काम आती है। देयर आफ्टर सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग में जब हम कार्डबोर्ड्स वगैरह लगा देते हैं उसके थ्रू, ऑलराइट, तो वो क्या करती है प्रोडक्ट को और ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कि टूथपेस्ट होती है, पहले ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, उसके ऊपर कार्डबोर्ड लगा है कि प्रेस ज्यादा ना हो कि टूथपेस्ट बाहर ना आ जाए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की पैकिंग के लिए जब हम कार्टल्स में बड़े बड़े डब्बों में उसे पैक करते हैं कि एक एक टूथपेस्ट तो अब डिस्ट्रीब्यूट करने से रहे, तो बड़े डब्बों में टूथपेस्ट को पैक करके जब भेजा जाता है, दैट इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ पैकिंग। तो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन। तो बेसिक फंक्शन पैकिंग का यही होता है कि उसने प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, ताकि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है लाइक इंसेक्ट्स हैं या रस्ट ना लग जाए उसको, तो प्रोटेक्ट करना है प्रोडक्ट को फ्रॉम स्पॉइलेज और वेस्टेजेस। तो उसे के लिए हम जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज पैकिंग। देयर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है अदर प्रोडक्ट से कि आपके पैक के थ्रू ही आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाए, सो दिस इज टर्म्ड एज आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आ जाती है कन्वीनियंस। प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए अब कोक है उसको बॉटल में पैक किया जाता है ताकि उसे इजीली हैंडल किया जा सके। देयर आफ्टर प्रमोशन, कि आपकी जो पैकिंग है वो साइलेंटली प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। अब डेयरी मिल्क की पैकिंग ही जो है उसे साइलेंटली प्रमोट करेगी। अगर आपके प्रोडक्ट है उसमें आपने बहुत अच्छी पैकिंग की हुई है, जैसे प्रिकल्स का आता है पैक, तो उसको अच्छी पैकिंग करके आप जो है अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हाइजीनिक जो है कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट्स ना प्रोड्यूस करता हो और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स को इंश्योर करता हो। देयर आफ्टर सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। अगर आपने सेल्फ सर्विस आउटलेट्स खोलने हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इट इज रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर। देयर आफ्टर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द अदर योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो पैकिंग आपकी ये आधा काम कर देती है। तो पैकिंग के थ्रू ही हमें पता लग जाता है कि वो रियल जूस है, उसमें प्रेजर्वेटिव है, कि ये कोक की बॉटल है, ये फेंटा की मिरिंडा की बॉटल है। देयर आफ्टर इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। अब अगर हम पैकिंग अच्छी देते हैं, फॉर एग्जांपल कि शेल्फ लाइफ क्रिएट करनी हो किसी भी प्रोडक्ट की, तो प्रेजर्वेटिव्स के थ्रू या रीयूजेबल बैग्स वगैरह अच्छी एग्जांपल है, तो इसके थ्रू इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। सो हमने प्रोडक्ट मिक्स के कंपोनेंट्स के दो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, दैट इज ब्रांडिंग एंड पैकिंग। द थर्ड वन इज लेबलिंग। अब पैकिंग के ऊपर जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगाए जाएंगे, कोई भी लोगो लगाया जाएगा, वो क्या बन जाती है, लेबलिंग। सो लेबलिंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन प्रोडक्ट्स पैकिंग। लेबलिंग सर्व एज अ कैरियर इंफॉर्मेशन दैट इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। अब लेबलिंग में होता क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर उसके बारे में लिखा जाता है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, मार्क्स वगैरह, लोगो, ब्रांड का नेम लिखा जाता है पैकिंग के ऊपर। दिस इज टर्म्ड एज लेबलिंग। अब लेबल्स देखिए दो तरह के होते हैं, सिंपल टैग फॉर्म्स एंड इलेबोरेट। बेसिक लेबल यूज्ड फॉर लोकल प्रोडक्ट्स सच एज राइस एंड पल्सेस, इलेबोरेटेड, डिटेल्ड एंड अट्रैक्टिव। जब आप बेसिक लोकल प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनके ऊपर आप देखिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, तो वो सिंपल टैग फॉर्म आ जाता है। इलेबोरेट में हम डिजाइन वगैरह, प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में, डिजाइनिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं, सो दिस इज टर्म्ड एज इलेबोरेट लेबल्स। अब इन्फॉर्मेशन देखो लेबल में क्या दी जाती है, प्रोडक्ट के नाम के बारे में, मैन्युफैक्चरर, कंटेंट क्या है प्रोडक्ट में, उसकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, बैच नंबर वगैरह, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज की किड्स के लिए यूज करना है नहीं करना, कितने एनवायरनमेंट पे आपने से स्टोर करना है, उसका वेट और वॉल्यूम क्या है, प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स क्या होती हैं कि जो प्रोवाइड की जाती है, इट इज फॉर ऑल दैट टबैको यूज में कॉज कैंसर, माउथ कैंसर। तो ये जो है वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन होती है लेबल के ऊपर। उसके बाद फंक्शंस देखिएगा कि लेबल के क्या होने चाहिए। पहली बात तो वो प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करें, प्रोडक्ट है क्या, उसमें कौन सा कंटेंट यूज किया गया है, कि प्रोडक्ट की यूजेज क्या है। आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट। अब लेबल के ऊपर हमने क्या करना है, बेसिकली डिजाइन वगैरह, मार्क्स वगैरह प्रिंट करने हैं, तो वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। हेल्प्स इन ग्रेडिंग। अब प्रोडक्ट के ऊपर लाइकवाइज हमने जैसे टिप्स के होते हैं कलर्स, लाइक लेज है, रेड है, येलो है, ब्लू है, तो ये लेबलिंग के लिए भी, ग्रेडिंग के लिए भी यूज किया जाता है कि ये कौन सा फ्लेवर है, इसका कलर ही उसका फ्लेवर बता देता है। तो पैकिंग करने के लिए हम उनको सेपरेट पैक करते हैं। उसके बाद प्रमोट्स द सेल। अब कलरफुल अगर लेबलिंग होती है, सब कुछ लेबल के ऊपर ही दिया होता है, तो वो उससे क्या होता है बेसिकली, तो हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है इनडायरेक्टली। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एमआरपी लिखना, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना, एक्सपायरी लिखना,
बैच नंबर लिखना, मैन्युफैक्चरर के बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना। ऑलराइट, तो ये जब जो कॉशियस जो हमारे क्वेश्चन यूज करने हैं हमने उसके बारे में लिखना। सो दिस कम्स अंडर ऑल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन लीगल रिक्वायरमेंट्स। ऑलराइट, तो ये हमारा था प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि पहले प्रोडक्ट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, ब्रांडिंग के बारे में, लेबलिंग के बारे में और पैकिंग के बारे में। अब नेक्स्ट पी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्राइस। प्राइस कोई भी मॉनेटरी वैल्यू हो सकती है जो आप अपने प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए पे कर रहे हैं। ऑलराइट, सो प्राइस इज अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब देखिए, प्राइस जो है वो बहुत सेंसिटिव पोर्शन होता है हमारी मार्केटिंग मिक्स। अगर कस्टमर को उसका प्राइस सूटेबल नहीं लग रहा, आप जितनी मर्जी ब्रांडिंग पैकिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो वो कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा इफ द प्रोडक्ट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर द कस्टमर। इवन माइनर एडजस्टमेंट्स इन द प्राइस में शिफ्ट द कस्टमर प्रेफरेंसेस टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अब जैसे कि हमारे पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स हैं, सोप्स की, डिटर्जेंट्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप थोड़े भी प्रोडक्ट में आपके प्राइस चेंज करते हैं तो आपकी डिमांड फ्लक्चुएट हो सकती है। देखिए, प्राइस मिक्स क्या होता है। प्राइस मिक्स में कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं। प्राइस मिक्स encompasses essential decision relating to setting of the price of the product including consideration of competitors price, consumer demand and cost। कहते हैं प्राइस मिक्स में हम ये देखते हैं कि हमने कौन सा प्राइस सेट करना है, काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। अब ये फैक्टर्स हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो हमारे प्राइसिंग के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। पहला है हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि हम प्राइस रख रहे हैं इस कारणवश रख रहे हैं। तो पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्राइस सेट किया जाता है, अगर ज्यादा प्राइस सेट किया जा रहा है बेसिकली, तो मेरा मोटिव ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। उसके बाद मार्केट शेयर लीडरशिप। अगर मैं फॉर एग्जांपल ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहती हूँ, तो मैं कम प्राइस रख के ज्यादा कस्टमर्स क्रिएट करूंगी अपने लिए। देयर आफ्टर सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन इतना हार्ड है, अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर के रेलेवेंट ही प्राइस देती हूँ सेम सेम, तो प्रोडक्ट मेरा बिकता नहीं है। मैं थोड़ा कम करके अपने प्रोडक्ट को सर्वाइव करवा रही हूँ कि मार्केट में ये बिकना शुरू हो जाए एक बार। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड द कस्टमर्स आर रिलायंग कि हाँ, इस प्रोडक्ट को खरीद के क्वालिटी ही मिलेगी, तो हम हायर प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। ऑलराइट, ये था हमारा पहला पॉइंट कि हम प्राइस रख किस कारण रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज प्रोडक्ट की कॉस्ट। कॉस्ट को कवर करने के लिए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होगी, वेरियस अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होंगी, ताकि मेरी दोनों वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों कवर हो जाएं, ऐसा हमने प्राइस तय करना है। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अगर प्राइस डिसाइड करने के लिए मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप जो है वो प्राइस ध्यान से डिसाइड कीजिएगा। अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश मत कीजिएगा, पर अगर मोनोपोली है तो आप कोई भी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी। आपके प्रोडक्ट की आपको पता है कि इन इलास्टिक डिमांड है, कि अगर आप प्राइस चेंज भी करते हैं तो ज्यादा डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। पर अगर इलास्टिक डिमांड है, थोड़ा सा प्राइस चेंज करने पे डिमांड बहुत ज्यादा हिल जाती है, तो प्राइस लोअर ही चार्ज कीजिएगा। राइट, उसके बाद गवर्नमेंट रीगल्स एंड रेगुलेशंस। अब गवर्नमेंट की कुछ लीगैलिटी होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में जो मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, उनके प्राइस जो है काफी बढ़ गए थे बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया कि इनका प्राइस इतना ही रहेगा। ऑलराइट, लाइकवाइज कोई मेडिसिन वगैरह है, एलपीजी है, पेट्रोल है, तो उनका प्राइस आप अपनी मर्जी से चार्ज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट की कंसिडरेशन के अंदर ही रहता है वो प्राइस। देयर आफ्टर मार्केटिंग मेथड्स यूज। अगर आप देखिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, काफी मैसिव एडवर्टीजमेंट आपने करवाई है, आप कैसी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस क्या दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच कम्स अंडर प्राइस मिक्स, कि आपने प्राइस किस बेसिस पे तय करना है। ऑलराइट, तो ये था हमारा सेकंड पी, दैट इज प्राइस। आगे हम चलते हैं, दैट इज थर्ड पी, दैट इज प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। या तो हम प्लेस बोल देंगे या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। तो हमने ये पढ़ा क्या था कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को बायर सेलर टू बायर तक पहुंचाते हैं। इसमें काफी कुछ आ जाता है। तो देखिए प्लेस मिक्स में क्या आता है, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स दैट फोकसेस ऑन हाउ द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स। ऑलराइट, इसकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली। तो देखिए जैसे कि अब ऑनलाइन का जमाना है, इंटरनेशनली प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो यू नीड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स कि आप अपने प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी भेज पाए। affects the customer satisfaction buying decision as timely and efficient distribution on
कैन इन्फ्लुएंस वेदर द कस्टमर चूज टू परचेज अ प्रोडक्ट। अब जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग की अगर हम बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो कस्टमर को कन्वीनियंट बाइंग चाहिए कि आपका प्रोडक्ट इतने दिन में डिलीवर हो जाएगा, तो आप पैन इंडिया बेसिस पे भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस मिक्स में कौन से बेसिक डिसीजन लेने हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब चैनल्स को हम आगे काफी जाके डिस्कस करेंगे ये इलैबोरेटेड फॉर्म में। चैनल क्या होना चाहिए, मतलब किस किस थ्रू, अब मैन्युफैक्चरर ने बीच में रिटेलर रखना है कि नहीं रखना, होलसेलर रखना है, ऑलराइट, कितने इंटरमीडियरीज होने चाहिए कि मैन्युफैक्चरर खुद ही अपना प्रोडक्ट बेच लेगा अपने आउटलेट्स खोल के। सो दिस इज टर्म्ड एज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इंक्लूड्स वेरियस इंटरमीडियरीज, राइट। तो इसमें इंटरमीडियरीज के बारे में सोचा जाता है कि होलसेलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स, इसमें लॉजिस्टिक आ जाती है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए हमारी, कि हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, वाया रेल होना चाहिए, बाय एयर होना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट्स अवेल करवाए जाएंगे, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी, प्रोडक्ट को स्टोर कहाँ पे किया जाएगा, इन्वेंट्री कितनी मैनेज करेंगे, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, फिनिश गुड्स कहाँ पे स्टोर किए जाएंगे, सेमी फिनिश गुड्स का क्या करना है। सो दिस ऑल कवर्स अंडर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। पहली बात तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करवानी है हमने। उसके बाद कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए ये मेथड, कि अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा हो गई वो। ऑलराइट, मार्केट कवरेज, अब इसके थ्रू अगर हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने हैं तो ऐसा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहीं भी अवेलेबल करवाया जा सकता है। ऑलराइट, सो तो पहले हमने देखा कि की डिसीजंस में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया। अब हम इसे इलैबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस करते हैं कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू इंडिविजुअल्स और इंटरमीडियरीज दैट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। देखिए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिसाइड किया जाता है कि कितने चेन ऑफ इंटरमीडियरीज होने चाहिए, मतलब बिटवीन द सेलर, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर तक प्रोडक्ट इजी और कॉस्ट एफिशिएंट वे में पहुंचे, तो हमने कितने बीच में पर्सन लगाने हैं, कितने इंटरमीडियरीज होने चाहिए। ऑलराइट, सो चैनल हेल्प्स इन ब्रिज द ज्योग्राफिकल गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर। तो ये क्या करता है कि ज्योग्राफिकल जो गैप है हमारा, फॉर एग्जाम्पल पंजाब में गुड्स जो है वो तमिलनाडु में बेची जा रही है, तो बीच में ये गैप को कवर किया जा सके, कितने इंटरमीडियरीज चूज करेंगे, कितने पर्सन होने चाहिए बीच में। ऑलराइट, सो देखिएगा रोल क्या है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। ईज ऑफ शॉपिंग, तो शॉपिंग इजी हो जा सकती है कस्टमर को। एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो विदाउट एनी बर्डन ऑन द मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट को किया जा सकता है। ऑलराइट, तो जो मैन्युफैक्चरर है अकेला वो सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ही फोकस करेगा, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि चैनल लेवल्स क्या होंगे। कि पहला हमारे पास आता है दैट इज जीरो लेवल चैनल। तो जीरो लेवल चैनल में देखो इसके नाम ही बता रहा है कि इसमें कोई भी इंटरमीडियरी यूज नहीं करना, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट किसे बेच देगा, सेलर को बेच देगा, उसे किसी इंसान की इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज बाटा जो है ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेचता है अपनी साइट पे। सो दिस इज टर्म्ड एज जीरो लेवल चैनल या डायरेक्ट चैनल। अब हमारे यहाँ पे देखिए क्या है, कॉमन टाइप्स क्या आ जाती हैं इसकी। डायरेक्ट सेल बाय सेल्समैन, सेल्समैन डायरेक्टली सेल कर सकता है, मेल ऑर्डर, इंटरनेट सेल, टेली शॉपिंग हो सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने आप ही अपने प्रोडक्ट सेल कर लेगा। उसके बाद इनडायरेक्ट चैनल में हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। तो हमारे पास पहली टाइप आती है वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल में सिर्फ एक ही इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होगा। तो देखिएगा इन्वॉल्व ओनली वन इंटरमीडियरी। जैसे कार है, कार मैन्युफैक्चरर ने बनाई, उसके डीलर रख लिए जाते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट को बेचना है। सो दिस इज टर्म्ड एज वन लेवल चैनल, जिसमें एक इंटरमीडियरी रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू लेवल चैनल। यहाँ पे 2 इंटरमीडियरीज रख लिए जाएंगे। जैसे मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को प्रोडक्ट देगा, होलसेलर फिर रिटेलर जो शॉपकीपर्स होते हैं बेसिकली, फिर शॉपकीपर कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेगा। तो इसमें देखो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के विचकार में 2 इंटरमीडियरीज बैठे हैं। ऑलराइट, आगे आ जाता है हमारे पास 3 लेवल चैनल। 3 लेवल चैनल में क्या आ जाते हैं कि मैन्युफैक्चरर पहले डिस्ट्रीब्यूटर को गुड देता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करके आओ वेरियस। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल पंजाब में प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, तो मैंने वेरियस अदर स्टेट्स में क्या किया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा दिया कि आपने ये स्टेट में ये प्रोडक्ट पहुंचाना है। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर फिर अपने लोकल जो है वहां के स्टेट के रिटेलर्स हैं उन्हें देता है, फिर रिटेलर क्या करता है कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेच देता है। सो दिस इज टर्म्ड एज 3 लेवल चैनल। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कंपोनेंट्स क्या हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। इसमें पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है।
ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है, इट इज अ टाइम बिटवीन द ऑर्डर प्लेसिंग एंड डिलीवरी। तो जो भी समय ऑर्डर प्लेसमेंट और डिलीवरी के विचकार में होता है उसे हम ऑर्डर प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसके स्टेप्स क्या है, पहले देखो, ऑर्डर प्लेस किया जाएगा कस्टमर के द्वारा, ऑर्डर कंपनी को ट्रांसमिट किया जाएगा, कस्टमर क्रेडिट चेक बाय दी कंपनी की कस्टमर ठीक है कि नहीं, ऑथेंटिक बायर है कि नहीं, ये चेक किया जाएगा। इन्वेंट्री और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग की जाएगी कि हमने ये प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमर ये डिमांड कर रहा है। सिचुएशन चेक बाय दी कंपनी, सिचुएशन देखेंगे, कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे, डिलीवरी की जाएगी, एंड में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया जाता है। तो इसके बेसिकली होता क्या है, फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब आप प्रोडक्ट को डिले नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी करके क्वालिटी प्रोडक्ट बना के कस्टमर को सप्लाई कर देते हैं, दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। कंपनीज आर अडॉप्टिंग आईटी बेस्ड सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन दी ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, आईटी यूज की जाती है। ऑब्वियसली एआई और आईटी तो इंडिस्पेंसेबल पोर्शन बन गए हैं हमारी मार्केटिंग का। ऑलराइट, देयर आफ्टर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, फिजिकल मूवमेंट है गुड्स की, तो वैल्यू एडिशन होती है ट्रांसपोर्ट से बेसिकली गुड्स में। तो वाया एयर थ्रू आप किसी भी मेथड से अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं वाया ट्रांसपोर्टेशन। ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं पड़नी चाहिए। देयर आफ्टर नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में क्या किया जाता है कि गुड्स जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उन्हें क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल सीजनल सप्लाई होती है कुछ चीजों की, लाइकवाइज फॉर एग्जांपल टोमेटो बना के उन्हें कोल्ड स्टोर में स्टोर किया जाता है। तो सीजनली प्रोडक्ट्स बनते हैं पर सारा स्टॉल स्टोर किए जाते हैं, तो उनके लिए उनकी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। ऑलराइट, देयर आफ्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होगा कि हमने इतना स्टॉक जो है वो इंश्योर करके रखना है कि हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि अगर मैन्युफैक्चरर जो है उसे प्रोडक्ट बनाना पड़े, उसके पास रॉ मटेरियल भी हो, अगर उसने सेल करना है तो उसके पास जो फिनिश गुड्स हैं वो भी पड़े हुए हों। इतना रॉ मटेरियल भी नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे ही खराब हो जाए, ज्यादा फिनिश गुड्स भी नहीं बनाना कि वो अनसोल्ड स्टॉक रह जाए। इसमें सारी जो है ये पार्ट्स कवर होंगे। ऑलराइट, तो इसमें कॉस्ट देखिएगा, कैपिटल टाइड होती है कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए। रिस्क होता है प्राइस फ्लक्चुएशंस का कि अगर फ्लक्चुएट हो गया प्राइस तो हम क्या करेंगे। ऑलराइट, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास आ जाता है पोर्शन दैट इज प्रमोशन। लास्ट पी है हमारी मार्केटिंग का, प्रमोशन। प्रमोशन रेफर्स टू मार्केटिंग एक्टिविटीज एम्ड एट कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू बूस्ट द सेल्स। बेसिकली अगर मैं पहले बताऊं कि हमने फिजिकल या प्लेस मिक्स में क्या किया है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि कैसे प्रोडक्ट्स को हमने बेचना है टू द कस्टमर, राइट, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर कैसे जाएगा वो। इसमें हमने चैनल्स के बारे में डिस्कस किया कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की नीड के बारे में डिस्कस किया, जीरो लेवल चैनल और इनडायरेक्ट चैनल के बारे में डिस्कशन की। ऑलराइट, तो ये आपको जरूर पढ़ना है, आपको एक केस स्टडी है इसके बारे में भी लिखने के लिए आ सकता है। अब लास्ट प्रमोशन बचता है। प्रमोशन क्या है कि अपने आपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को अवेल करवाना है कि यार हमारे पास ये प्रोडक्ट पड़ा है, आप ये सर्विसेज हमारे से खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो इससे हमारी जो सेल्स हैं वो क्या होंगी, बूस्ट होंगी। ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या है कि कस्टमर को इन्फॉर्म करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो कस्टमर को परसुएड करना है, उसको कहना है कि आप ये प्रोडक्ट हमारी स्टोर से, हमारे से परचेज कीजिएगा, हमारे ब्रांड का परचेज कीजिएगा। अब प्रमोशन मिक्स में देखिए आ क्या जाता है, हमने पहले एडवर्टीजमेंट देखनी है कि हमने किसके माध्यम के थ्रू, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, रेडियो में कैसे एडवर्टीजमेंट करनी है। चूजिंग द प्रमोशनल टेक्निक्स की ऑफर्स, डिस्काउंट्स वगैरह देखें हम कैसे प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, बाय वन गेट वन ऑफर लगा के। इम्प्लीमेंटिंग पब्लिसिटी मेजर्स की पब्लिसिटी कैसे कर सकते हैं कि हम पब्लिक रिलेशंस क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। मैनेजिंग द पब्लिक रिलेशंस। ऑलराइट, सो दिस ऑल कम्स अंडर प्रमोशन मिक्स। टूल्स देखिए इसके क्या हैं। पहला है हमारे पास एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में क्या आ जाता है, एक पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए होता क्या है, पेड फॉर्म मतलब आप किसी से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाएंगे। ऑलराइट, नॉन पर्सनल इसलिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरर खुद ना जाके किसी थर्ड पार्टी से अपना प्रोडक्ट क्या करवाता है, प्रमोट करवाता है। ठीक है, ऑलराइट, सो प्रमोशन ऑफ आइडियाज गुड्स बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है आपका कि जो मार्केट में जिसकी इमेज अच्छी होती है हम उसे चूज करते हैं, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होता पर मैन्युफैक्चरर उसे चूज करके अपना प्रोडक्ट सेल करवाता है। ऑलराइट, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या होते हैं। पहली बात तो ये पेड फॉर्म होती है, हम स्पॉन्सर को प्राइस पे करते हैं। इम्पर्सनैलिटी होती है, मैन्युफैक्चरर खुद इससे डील नहीं करता। ऑलराइट, किसी पार्टी के थ्रू करवाया जाता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होते हैं स्पेसिफिक कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। बेसिकली अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं देखिए।
एडवर्टीजमेंट के रीच, तो आप एक समय पे काफी मीडिया के थ्रू काफी मास को टारगेट कर सकते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट में। आगे हमारे पास आ जाती है चॉइस। हमने मास मीडिया के थ्रू हम ये देख लेते हैं कि हमने किस टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर कॉस्मेटिक्स वगैरह है तो हम लेडीज को टारगेट करेंगे, राइट। लेजिटिमेसी क्या है, इसमें क्या होता है कि हम प्रोडक्ट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कस्टमर का ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्रेसिवनेस, एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरह बनाई जाती है पीपीटीज के थ्रू एंड ऑल कि आपके प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। उसके बाद इकोनॉमी, एडवर्टीजमेंट्स क्या करती हैं, एक समय में काफी मास मीडिया को अट्रैक्ट करती है जिसे हमें वो कॉस्ट एफिशिएंट पड़ती है। उसके बाद एनहांसिंग द कस्टमर कॉन्फिडेंस, अब एक स्पॉन्सर जो है, अच्छा स्पॉन्सर प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, कस्टमर का जो है वो ट्रस्ट एनहांस होता है, तो कस्टमर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि हाँ यही प्रोडक्ट हमें खरीदना है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एडवर्टीजमेंट। आगे हमारे पास सेकंड आता है प्रमोशन मिक्स का, दैट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन एक छोटे से ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं, या कह लो कि ऐसे हम उनको ऑफर्स देने की कोशिश करते हैं जिससे जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाता है प्रोडक्ट के प्रति। लाइकवाइज इट इंक्लूड्स डिस्काउंट्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स एक्सेट्रा। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये तो पहले शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, हमेशा के लिए ये ऑफर्स नहीं चलते। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल दिवाली सेल कर दी है, ठीक है, न्यू ईयर सेल हो जाती है, तो ये शॉर्ट टर्म होती हैं। स्टॉक क्लियरेंस सेल्स हो सकती हैं, प्री समर, राइट, प्री विंटर जो सेल्स होती हैं उनको लगाया जाता है। डुअल इंड्यूसमेंट, डुअल इंड्यूसमेंट कैसे होती है, इसमें जो कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट्स को खरीदता है लोअर प्राइसेस पे, और सेलर का जो है वो जो होता है अनसोल्ड स्टॉक निकल जाता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कस्टमर्स को हमने अपने कॉम्पिटिटर से निकाल के अपने प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट करना है, तो इन ऑफर्स के थ्रू इसे किया जा सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। तो देखिए पर्सनल सेलिंग में क्या किया जाता है, तो इट इज अ डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द कस्टमर। तो सेलर जो है वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर के साथ फेस टू फेस इंटरैक्ट कर सकता है। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि पर्सनल इंटरेक्शन की एडवांटेज क्या है कि फेस टू फेस होती है, इंटरेक्शन होती है, तो आप कोई भी चाहे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। टू वे कम्युनिकेशन होती है, सेलर भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है, ऊपर से कस्टमर भी कुछ भी पूछ सकता है। बेटर रिस्पॉन्स आता है, जो कस्टमर्स हैं वो बेटर रिस्पॉन्स देते हैं प्रोडक्ट के लिए कि हाँ हमें, आपको सामने से ही पता लग जाता है सेलर को कि हाँ जो इंसान है सामने वाला कि वो इंटरेस्टेड है भी कि नहीं। देयर आफ्टर बिल्डिंग रिलेशनशिप, तो अगर आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा सेलर के साथ तो आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तो इंसान की फेस वैल्यू ही क्रिएट हो जाती है। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज बेटर कन्विंसिंग। तो आप पर्सनल सेलिंग के थ्रू कस्टमर को परसुएड कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमारा ही प्रोडक्ट खरीदिएगा। आगे हमारे पास आता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। तो इन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इन पर्सनल मतलब कि यहाँ पे सेलर और कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, जबकि पर्सनल सेलिंग में देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन सेलर एंड कस्टमर। फ्लेक्सिबिलिटी है, ये लेक्स फ्लेक्सिबल है, जो आपने ऐड बना दी ये वही जो है रन की जाएगी ऑन दी मास मीडिया। बट यस, जब आप पर्सनल सेलिंग करते हैं तो आप अपने वर्ड्स को अपने कस्टमर के अकॉर्डिंगली, जैसे कस्टमर नीड है, जैसे कस्टमर की नीड है, बेसिकली डिपेंड्स अपॉन कस्टमर टू कस्टमर, आप अपनी वर्डिंग को, अपनी बातों को चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। रीच देखिएगा किसकी ज्यादा है, ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट की रीच ज्यादा होगी, कस्टमर सेलिंग की जो है लिमिटेड रीच होगी। नेक्स्ट इज कॉस्ट, कॉस्ट जो है लोअर पड़ेगी हमें एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि एक बार में हम काफी मार्केट हिट करके जाएंगे, पर पर्सनल सेलिंग में द कॉस्ट इज कंपैरेटिवली हाई। कवरेज देखिएगा, कवरेज मार्केट इन अ शॉर्ट टाइम, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम ज्यादा मार्केट को शॉर्ट पीरियड में ही कवर कर सकते हैं, पर पर्सनल सेलिंग में ये समय ज्यादा लगेगा। यूज ऑफ मास मीडिया, तो यहाँ पे यूज मास मीडिया देखो, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स यूज किए जा सकते हैं एडवर्टीजमेंट में, पर पर्सनल सेलिंग में मास मीडिया नहीं यूज किया जाता। फीडबैक, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक रन कर दी, अब कस्टमर का फीडबैक आप नहीं ले सकते इस पे, बट यस इन पर्सनल सेलिंग आपको उसी समय कस्टमर का जो है डायरेक्ट फीडबैक मिल जाएगा फॉर योर प्रोडक्ट। देयर आफ्टर यूजफुल फॉर, तो ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टीजमेंट सूटेबल है कि जब हम एक तरह का ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे एडवर्टाइज कर रहे हैं। पर जब एक कंपनी के पास, एक मैन्युफैक्चरर के पास वाइड रेंज है अपने प्रोडक्ट्स की दिखाने के लिए कि हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो पर्सनल सेलिंग इज सूटेबल। ऑलराइट, तो ये आप डिफरेंस कर सकते हैं। देयर आफ्टर
लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट दैट इज पब्लिक रिलेशंस। तो ये आपकी जो है प्रमोशन मिक्स का लास्ट पॉइंट है, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है और कम्युनिकेशन की जाती है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस पब्लिक्स टू क्रिएट गुडविल एंड पॉजिटिव इमेज। तो हम देखिए जो टाटास हैं वो गुड इमेज क्रिएट करने के लिए डोनेशंस वगैरह, बेसिकली दे आर हैविंग गुड इमेज, उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अच्छे पब्लिक रिलेशंस क्रिएट करते हैं, डोनेशंस वगैरह करते हैं ताकि मार्केट में एक अच्छी इमेज प्रोडक्ट की रिप्रेजेंट हो, ब्रांड की अच्छी इमेज बने। ऑलराइट, फीचर्स देखिएगा पब्लिक रिलेशन के क्या है। पब्लिक कंप्राइज, तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, सोसाइटी में जो भी प्रेजेंट है तो उन सबको इंक्लूड किया जाता है, कोई कस्टमर हो, सप्लायर हो, डीलर, मीडिया, इन्वेस्टर्स, एनीवन हु इंटरेक्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है उसके ओपिनियन को क्रिएट किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। हर एक कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है, जो ये देखते हैं कि हमने अपनी गुडविल के बारे में असेस करते हैं, मार्केट में चल क्या रहा है, हम क्या कर सकते हैं मार्केट में ताकि हमारे ब्रांड की अच्छी इमेज क्रिएट हो। मॉनिटरिंग द एटीट्यूड्स। अब जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो ये देखता है कि हमारे प्रोडक्ट के प्रति, हमारे ब्रांड के प्रति कि लोगों की क्या इमेज क्रिएट है मार्केट में। देयर आफ्टर क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर नेगेटिव पब्लिसिटी होती है हमारे प्रोडक्ट की, कुछ भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है तो पब्लिक रिलेशंस जो है उस चीज को ठीक करने में या उसको काउंटर करने में हेल्प करते हैं। देयर आफ्टर कॉमन फंक्शंस, इसमें क्या है कि ये हेल्प करता है पब्लिसिटी में। अगर आपका प्रोडक्ट है, अगर एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी काफी अच्छी इमेज है मार्केट में, वो इंटरेक्ट करता है कस्टमर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, राइट, तो उसका क्या है, इनडायरेक्टली उसका प्रोडक्ट प्रमोट होता है। प्रेस रिलीजेस, अब वो प्रेस में, मीडिया में काफी फेमस है, अपनी इंटरव्यूज देता रहता है, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उसके प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस लाइकवाइज आर्टिकल्स, स्पीचेस, ब्रोशर्स लॉन्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट होगी। लॉबिंग, कल्टिवेटिंग गुड रिलेशन विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। लॉबिंग इज लाइक कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ अच्छी इमेजेस क्रिएट करते हैं, अच्छे रिलेशंस रखते हैं, तो इनडायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट प्रमोट होगा। Next is counseling, involvement in the social causes such as environmental conservation, wildlife protection। तो जब एक जो सेलर है वो इन सब नोबल कॉजेज में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, लाइकवाइज कि बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह खोलना, डोनेशंस देना, राइट, सो इट क्रिएट्स अ गुड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। आई होप सो कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो ऐसी ही रिविजन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।